हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले जो वीडियो में जो है कि मैंने एसएसटी का जो है कि पूरा सिलेबस जो है कि आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने जो है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को मैनेज करना होता है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें जो है कि बताई हैं। दोस्तों, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप एसएसटी के सिलेबस को देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। दोस्तों, जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से उस वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की ये क्लास में बता दूं तो ये एक एसएसटी डेमो क्लास के रूप में है, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, जिसमें दोस्तों मैंने कुछ कंटेंट के क्वेश्चन और कुछ जो है आपके पैडागोजी के क्वेश्चंस को शामिल किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके बाद दोस्तों बता दें आपको कि कल से जो है कि इसकी जो थ्योरी क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, और हर संडे को आपकी एक प्रैक्टिस सेट होगी जो कि बेहतर तरीके से करेंगे। और बाकी उसके बाद जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से कराई जाएगी, जिससे आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और आप जो है मार्क्स अच्छे ला पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजी के हो या कंटेंट के हो, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखिए, सरल से जटिल उपागम में किस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है, जो उसकी सरल से वो जटिल उपागम को क्या करता है, अनुक्रम में लग सकता है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, अगर हम सरल से जटिल की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा सरल क्या है, परिवार में रहना। ये जो है कि सबसे पहले आ सकता है। दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है आपका, भारत के वन क्षेत्र नहीं आएगा। पड़ोस में परिवार, जैसे कि परिवार में रहने के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पड़ोस में परिवार आ जाएगा। और उससे बाद जैसे ही पड़ोस में परिवार की बात करें तो बहुत समय पहले के जो समुदाय थे वो आएंगे, और भारत के फिर वन क्षेत्र आपका लास्ट में आएगा। यानी कि आपका ये हो जाएगा 1 नंबर पे, और ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे, उसके बाद ये 3 नंबर पे, और ये आपका 4 नंबर पे। तो देखिए फर्स्ट किस पे है, फर्स्ट है ये तीसरा दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, तो ये जो है कि दोनों में है, और जो है कि उसके बाद जो है आपका चौथा है। तो ये देखिए आपका लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ और सेकंड। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं, किस तरीके के विकास में मदद करते हैं, आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, या आर्थिक पक्ष के स्तर, किसमें विकास में मदद करते हैं। तो जो ऐतिहासिक अध्ययन होते हैं वो आपके संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गया है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। माध्यमिक स्तर का मतलब क्या है, 6 to 8 की बात की जा रही है। क्लास 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो है 6 to 8 क्या क्या सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाते हैं, भूगोल होता है, इतिहास होता है और राजनीति विज्ञान होता है, जबकि मनोविज्ञान आपका नहीं होता है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा मनोविज्ञान। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, यानी कि जनता से संपर्क का माध्यम नहीं है, उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र की बात करें तो ये जनता से जनसंपर्क का माध्यम का उदाहरण है। रेडियो की बात करें तो ये भी है, और टेलीविज़न की बात करें तो ये भी है, बल्कि सेल्युलर फ़ोन जो है ये आपका जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि पूछा था कि क्वेश्चन का कि जनसंपर्क का माध्यम का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। तो
चलिए देख लेते हैं कि ए कथन और बी कथन में क्या बोला गया है। कथन ए में बोला गया है आपका कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से क्या करना है, छुटकारा पाना जरूरी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात बोला गया है कि सुधारकों का जो विचार था, इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था कि जो पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का जो नया ढंग है अपनाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो जो दोनों बातें बिल्कुल सही बोली गई हैं, अतः दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जो पूर्व मद्रास थी, यानी जिसको हम चेन्नई के रूप में आज जानते हैं, में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो चेन्नई में स्थापित वेद समाज जिससे प्रेरित था वो था आपका ब्रह्म समाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो ए कथन दिया गया है, क्या दिया गया है कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनुसंहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बिल्कुल थे, ये सभी लोग जो है इसके जो है आलोचक रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कारण क्या दिया गया है इसका कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर जो है पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये बातें भी बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे भगवत गीता हो या फिर रामायण हो, इन सभी ग्रंथों में अगर हम बात करें तो उच्च जातियों का निम्न जातियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का जो है वर्चस्व स्थापित दिखाया गया है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान दिए गए हैं? कौन सा अधिनियम है जिसमें जो है भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 1909 अधिनियम, 1919, 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो सबसे ज़्यादा काफ़ी संख्या में प्रावधान किससे लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं 1935 अधिनियम से, ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है कि केसरी अखबार छपता था? ये सभी देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन है, यानी कंटेंट वाले क्वेश्चन है जो आपके मेन कंटेंट से पूछे जाते हैं। तो किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? अगर आप ये चीज़ें पढ़ी रहेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आप तुक्का लगाएंगे, और तुक्का जो है कि ऐसे सब्जेक्ट्स में आपका सही नहीं होता है। यह है अंग्रेजी, बंगला, मराठी और उर्दू। तो केसरी अखबार जो छपता था ये आपका भाषा में किस में छपता था? तो ये आपका मराठी भाषा में छपता था। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? पहला दिया है कैनिंग, दूसरा है डलहौजी, और तीसरा है आपका हार्डिंग, और उसके बाद है एलजी। तो इसमें जो सही आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जिस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो अंतिम मुगल बादशाह होंगे, शासक होंगे, तो ये जो आपका गवर्नर जनरल था वो था आपका कैनिंग, ठीक है। इसने ही क्या की थी, घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह जफर होंगे वो अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद जो है कि इनका कोई वारिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकें, क्योंकि आपके पास समय भी कम होता है। एक जो है क्वेश्चन के ऊपर जो है 1 मिनट का समय मिलता है, और आपको उसी में सोचना भी है, समझना भी है, क्वेश्चंस को भी ट्रिक करना है, और उसमें आपको फिलअप भी करना है OMR शीट को। तो ये सारी चीज़ें आपको उतने ही समय में करना है। तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा सा समय आपको चाहिए सोचने के लिए, जो कि समय आपका क्या करेगा, बर्बाद करेगा वो, और फिर आप जल्दीबाजी करेंगे और वहाँ पर आपसे ज़्यादातर गलतियाँ होने का चांस है, ठीक है। तो
दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं जो है कि थ्योरी की क्लास में। और ये सारी चीज़ें आपको पूरा ब्रीफली और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों वो क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे तभी, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे उसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।